नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम वचन नामक अध्याय को पूरा कर लेने वाले हैं क्योंकि इससे संबंधित कुछ बहुत ज़रूरी नियम अभी बताने बाकी हैं। आज वो सब के सब पूरे हो जाएंगे। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मेरे साथ आप हिंदी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। खूब आनंद आप ले रहे होंगे। तो जल्दी से आप आ जाएं और आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे बताइए। बहुत बढ़िया। बस आपका एक नियम है कि रोज उपस्थित हो जाना है, एक भी दिन की छुट्टी आपको नहीं मारनी है और लाइव सेशन देखना है और लाइव चीजों को समझने का आपको प्रयास करना है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। प्यारी सी स्माइल भी भेजा करो अपनी, क्योंकि आप लोगों की स्माइल मुझे दिख जाती है तो मेरा मन खुश हो जाता है एकदम। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह मेरे भाई, वाह। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है वचन, है ना। जय माहिष्मती, मेरा वचन ही है शासन। ठीक है, उसमें कौन होती है वो? जो रानी होती है सबसे बड़ी। हाँ, बहुत शानदार मेरे बच्चे। हाँ, अब स्माइल भी आने लगी यार, दिल खुश हो गया। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। ऐसे ही प्रसन्न रहो और ऐसे ही प्रसन्न होकर के पढ़ते रहो, लगातार लगे रहो हमारे साथ। उससे होगा क्या? उससे ये जो हंसी है ना, ये परमानेंट हंसी में बदल जाएगी। वो दिन भी आएगा जिसकी तुम तलाश में हो, ये बात ध्यान रखना। वो दिन आने वाला है, बस आप लगे रहो और चीजों को करते रहो। कितना भी मुश्किल समय हो, कितनी भी मुश्किल समस्याएं हो, बस आपको लगे रहना है, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। हमारा टॉपिक चल रहा है वचन। हमारा टॉपिक चल रहा है वचन। इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। कल से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। कल जो हमारा टॉपिक आएगा, कल टॉपिक आएगा हमारा कारक। और कारक टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम सर्वनाम पर जाएंगे, क्योंकि लिंग, वचन और कारक ये तीनों के तीनों संज्ञा के ही रूप है मूलतः, तो अगर देखा जाए। परंतु इसमें एक जो वचन है, इसमें आपका जो रूप का पता चल जाता है वो किसके माध्यम से पता लग जाता है? वो सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से ही पता लग जाता है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या देख रहे थे मेरे प्यारे? हम लोग कुछ नियमों को देख रहे थे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें तो ऐसी देखी थी कि एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम, कि कैसे आप किसी एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को, यूज होने वाले वर्ड को एक वचन से बहुवचन में लेकर के जाते हो। कि भाई आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत पुल्लिंग है, अकारांत है, ईकारांत है, ऊकारांत है, या कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे आप कुछ शब्दों को जोड़ दो। दल है ना, दल हो गया, जन हो गया, वृंद हो गया, लोग हो गया, आदि आदि, है ना, गण हो गया, आदि आदि शब्दों को जोड़ करके। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुछ नियम एक वचन और बहुवचन से संबंधित हैं जो अलग से हैं। जिसमें हमने क्या चीज जानी थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा उनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। जिसमें जैसे प्राण है, होठ है, हस्ताक्षर है, दाम है, अक्षत है, दर्शन है, आदि आदि शब्द आपके। इसी तरह से आप यहाँ पर एक अगला नियम लिखिए और नियम नंबर 2 की तरह से इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि पहला वहां पे हुआ था। तो इसको लिखिए कि कुछ शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग, जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही था, वो सदा बहुवचन है। उनके सामने प्रश्न कैसे बन सकते हैं? उनके सामने प्रश्न बन सकते हैं कि बताओ इसमें से 4 शब्द दे देगा कि इसमें से सदा बहुवचन कौन सा है, या ऊपर दे देगा दाम, ओठ, हस्ताक्षर, ये कैसे हैं, ये एक वचन है, बहुवचन है, सदा एक वचन है, सदैव बहुवचन है। तो इस तरह से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो कुछ शब्दों का, बहुत बढ़िया मेरे भाई, कोई लिख रहे हैं आप बिल्कुल झक्कास पढ़ाते हैं। ये आपके पढ़ने पर भी निर्भर करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट, अंदर तक हिंदी के एक एक मर्म को समझा देना। चलो, तो कुछ शब्दों का प्रयोग इसमें लिखो मेरे भाई, कुछ यहाँ लिखो इसमें। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है। ये एक वचन में ही आपके प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे आप कुछ बताने का प्रयास करो या मैं खुद ही अपनी तरफ से लेकर के चलूं। तो उदाहरण देखो बहुत अच्छे से, यहाँ पर उदाहरण से आपको स्थितियां बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर आप लिखना चाहो, जैसे अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, जैसे आप अगर लिखना चाहो, जैसे वर्षा शब्द है, बिल्कुल
बिल्कुल मेरे भाई। जैसे आप लिखना चाहो वर्षा शब्द, वर्षा, जैसे आपने लिखा वर्षा, तो वर्षा शब्द, वर्षा हो रही है, ठीक है। वर्षा हमेशा एक वचन में ही आपका प्रयुक्त होती है, यह बात आपको बहुत अच्छे जाननी है। वर्षा आपने लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया दूध, जैसे आपने लिख दिया दूध, जैसे आपके द्वारा लिखा गया सोना, क्या लिखा आपने? सोना। जैसे आपने लिखा ईश्वर, ये ईश्वर आ रहा है, सोना महंगा हो रहा है, दूध बिक रहा है। उसके बाद आपने जैसे लिखा शब्द सूरज, आपके द्वारा क्या लिखा गया? शब्द सूरज लिखा गया। तो वर्षा, दूध, सोना, ईश्वर, सूरज। हाँ, बता रहे हो आप? हाँ, अगले टॉपिक से ब्लैक कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, अगले टॉपिक से ब्लैक कर लेंगे। हाँ, अगले टॉपिक से ब्लैक बोर्ड कर लेंगे। अभी कुछ दिक्कत आ रही है कि देखने में? एक मिनट रुको। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ना इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कभी वैसे ही ब्लर हो रहा हो। मैं थोड़ी सी लाइटिंग भी ठीक करवाता हूँ, तो उससे मतलब अनुकूल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है। तो वर्षा, दूध, सोना, ईश्वर, सूरज, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? इसमें आ जाएगा आपका आग, इसमें आपका आ जाएगा हवा, ठीक है, आग आ जाएगा, हवा आ जाएगा, जनता आ जाएगा, जनता, जनता भी सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। उसके बाद जल आ जाएगा, जल, जल शब्द आ जाएगा। आप इनको कभी भी यूज ही नहीं कर सकते हैं बहुवचन में, है ना। वर्षाओं हो रही है, वर्षाओं क्या, कुछ नहीं, दूधों निकल रहा है, सोनो हो रहा है, ईश्वरों, सूरजों, आगों, हवों, जनतो, जलों, ऐसा कभी यूज होता है? नहीं हो सकता है कभी भी, इनका बहुवचन कभी भी नहीं बनाया जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लिखें माल, ठीक है, माल। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर लिखें काया, काया शब्द लिखें, जैसे हम यहाँ पर आटा लिखें, आटा, और जैसे हम इसमें माल के साथ ही अगर लिखना चाहें तो सामान भी लिख सकते हैं, आदि आदि। तो आदि शब्द, आदि शब्द, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये सदा एक वचन में ही प्रयोग होंगे, आप इनको कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ये चीज आपको जाननी है, ये चीज आपको समझ करके चलनी है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं? दिख रहा है ना, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी जगह ऐसा है कि हिंदी व्याकरण में भी आपको लगेगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आप बहुवचन बना पा रहे हैं, परंतु या तो वो अशुद्ध हैं, या तो वो अशुद्ध हैं, ठीक है, और या उनका प्रयोग उस तरह से हो रहा है, पर व्याकरणिक रूप से आपके बिल्कुल यही सही माने जाएंगे। अब देखो, तीन कैटेगरीज हैं इसमें। एक तो सदैव बहुवचन में जो प्रयोग होते हैं, एक सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, और तीसरी कैटेगरी ऐसी है, तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें क्या आ जाता है, बहुवचन, दोनों के दोनों रूप एक जैसे रहते हैं, कि अगर आप उसको एक वचन में भी यूज करोगे या उसको बहुवचन में भी यूज करोगे तो वो एक ही तरह से आपको दिखाई देंगे। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको समझ करके चलना है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न बनते हैं कहाँ पर? सदैव बहुवचन से। तो अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि भाई ये शब्द कैसे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा ये सदैव एक वचन में आपके आते हैं, इनको जानना चाहिए। चलो अगला, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत गंभीरता सुनिएगा, बहुत गंभीरता जानिएगा। इसमें लिखो कुछ शब्दों के एक वचन, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक समान रहते हैं, एक समान रहते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक समान रहते हैं, उनमें कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपको उसको एक वचन में प्रयोग करना है तब भी ऐसा ही रहेगा, और बहुवचन में प्रयोग करना है तब भी वो एक ही तरह के आपको दिखाई देंगे। हाँ, कौन लिख रहा है कि मजा नहीं आ रहा है? अरे मजा, क्या मैं नाच नाच के दिखाऊंगे यहाँ पे भाई? मजा नहीं आ रहा है, मजा तो आता ही है, मजे में क्या है इसमें? ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप समझने का प्रयास करो।
जैसे इसमें आपने लिखा प्रेम, तो प्रेम अगर आप लिखना चाहोगे तो प्रेम एक वचन और बहुवचन समान ही रहेगा। जैसे आप इसमें लिखना चाहोगे भय, जैसे इसमें शब्द आ जाएगा क्रोध, तो प्रेम भय क्रोध, जैसे इसमें आ जाएगा पानी, पानी शब्द आ जाएगा, तो उसके बाद इसमें आ जाएगा प्यार। ठीक है, प्यार शब्द भी, हालांकि प्रेम और प्यार एक ही चीज होती है, परंतु शब्द की बात अलग अलग है। हाँ, प्राण नहीं, प्राण तो भाई प्राण तो सदैव बहुवचन है। हाँ हाँ, प्राण तो सदैव वो है आपका, उसको ध्यान रखें, आप उसको समझ करके चलें। ठीक है, हाँ ठीक है, तो प्रेम भय क्रोध पानी प्यार, और इसमें आपका आ जाएगा और दान शब्द आ जाएगा, दान आदि आदि शब्द हैं। तो ये शब्द जो आपके हैं ये किस में आ जाएंगे, ये प्रेम भय क्रोध पानी प्यार और दान, ये सदैव एक वचन, इनका मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक समान रहते हैं। इस चीज को आप जाने, इस चीज को आप समझ करके चलें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं। इनको आप बस देखें और समझें, और इनमें इससे ज्यादा कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में और भी शब्द आ रहे हों, आ सकते हैं बिल्कुल, परंतु मैं क्रमशः सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे एक शब्द होता है हर, क्या होता है, हर शब्द होता है, हर शब्द होता है, हर एक शब्द होता है ना, और प्रत्येक शब्द होता है। ये शब्द, ये तीन शब्द हैं आपके, कौन कौन से, हर एक हर और प्रत्येक। इन तीन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा, सदैव एक वचन में होगा, सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप जान करके चलें, सदैव एक वचन में दिखेंगे। जैसे आपने बोला कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो हर दिल जो प्यार करेंगे नहीं करेगा, तो हर जो है वो एक ही जगह जाएगा। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो हर, है ना, हर आदमी यहाँ आएगा, हर आदमी यहाँ आएंगे ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते आप। हर आदमी यहाँ आएगा, हर आदमी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये जो हर शब्द है, हर शब्द है, इसकी जो एक नेचर है वो एक वचन वाली ही है। वो कैसी है, वो सदैव एक वचन, आएगा, आएगा एक की बात कर रहा है, तो हर आदमी यहाँ आएगा, ये एक की ही बात इसमें होगी। जैसे इसमें आप देखो, प्रत्येक तो अपने आप में इस बात को बोल रहा है। अगर आप प्रत्येक को देखना चाहोगे तो हर एक और प्रत्येक एक ही बात है। तो प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़े, प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ऐसे लिखते हैं, अच्छे से पढ़ेगा, प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। तो आप जब यहाँ पर लिख रहे हो प्रत्येक, और प्रत्येक के सामने आपने क्या लगाया, बच्चा लगाया, तो यहाँ देखो, यहाँ से पता लग रहा है कि एक है, और ये आपकी ये भी बता रही है पढ़ेगा, तो एक के बारे में। तो यहाँ पर हमको एक बात ये समझ में आई कि अगर हर शब्द कहीं पर प्रयोग हो रहा है, हर एक शब्द कहीं पर प्रयोग हो रहा है, या प्रत्येक शब्द कहीं पर प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा बाबू, वहां पर आपका ये तीनों के तीनों शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हुए देखे जाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से पकड़ लेनी है। कहीं पर भी, हाँ, कहीं पर भी अगर ये इसके साथ में बहुवचन का प्रयोग हो तो आपको तुरंत उसको गलत बना देना है। देखो, केवल और केवल ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, ये आपके वाक्य शुद्धि में भी प्रयोग होते हुए नजर आते हैं। हम्म ठीक है, क्लियर है? एक बार बताइए, थम्स अप करिए, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? बताइए दोस्तों एक बार। अनेक शब्द जो है वो तो सदैव एक वचन ही होता है। अनेक माफी चाहता हूँ, अनेक शब्द जो है वो तो बहुवचन ही होता है आपका, अनेक शब्द, क्योंकि एक से ज्यादा, और उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होती है। उसकी चर्चा होती है वाक्य शुद्धि में, क्योंकि
आप लिख देते हैं अनेकों, तो अनेकों कभी प्रयोग नहीं होता है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मजा आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एंटरटेनिंग मोड में लेकर के चलता हूँ, जहां पर चीजें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सकती हैं। उसको आप देखें, उसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि धातुओं के नाम जो होते हैं क्या होते हैं, हालांकि ये रूल जो है आगे पीछे क्लैश होते हैं, और हिंदी व्याकरण में मुझे जहां तक लगता है अभी भी रिसर्च की बहुत जरूरत है। हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं। अगर आप 10 किताबें उठाओ अपने सामने व्याकरण की, और 10 की 10 किताबों को देखने का प्रयास करो, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 10 की 10 किताबों में हर एक चैप्टर के बारे में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। हर एक चीजें अलग अलग लिखी हुई हैं। आपके कमेंट्स जो है ना बहुत तेजी से निकल जाते हैं कई बार, तो आप ऐसा ना समझें कि मेरे आपने कोई जरूरी क्वेश्चन पूछा है तो फिर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 10,000 के आसपास बच्चा लगातार देखता रहता है, कमेंट बहुत तेजी से जाते हैं। इसमें आप एक पॉइंट बनाइए, कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसमें आप एक पॉइंट बनाइए, धातुओं के नाम। जो धातुएं होती हैं आपकी, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम क्या होते हैं, एक वचन में प्रयोग होते हैं। एक वचन में ही आपके प्रयोग होते हुए दिखाई देंगे, और एक वचन में भी कैसे, सदैव एक वचन में। धातुओं के नाम सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। धातुओं के नाम सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। धातुओं के नाम सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आप धातुओं के नाम देखो, कोई भी बोलने का प्रयास करो तो वो आपका एक वचन में ही आपका दिखाई देगा। जैसे सोना बोलो आप, ठीक है, आप चांदी बोलो। अब यहाँ पर लिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो वचन की बात हो रही है। तो सोना महंगा हो गया है, चांदी महंगी हो गई है, ठीक है, तो वैसी कोई बात ही नहीं आएगी। जैसे तांबा, तांबा शब्द है, तांबा शब्द है। जैसे आप देखो पीतल जो है, यद्यपि आप अगर उसमें पढ़ोगे, किसमें, रसायन विज्ञान में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो आपके द्वारा यह बात बोली जाएगी, आपके द्वारा यह बात बोली जाएगी, पीतल तो मिश्र धातु है। परंतु यहाँ पर मिश्र इत्यादि का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर सीधे धातु बोला जा रहा है तो धातु ही। तो यहाँ पर पीतल आपका आ गया, अब मिश्र धातु है परंतु है तो धातु ही। जैसे इसमें टिन आ गया, है ना, टिन आ गया। जैसे इसमें कांसा आ गया, कांसा होता है, कांसे के पात्र होते हैं। जैसे इसमें रांगा आ गया, रांगा आ गया, ठीक है, तो आदि आदि शब्द हैं। तो इन सब का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, इन सब के नामों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आपको क्या काम करना है कि जैसे आपने लिंग में ट्राई किया कि अगर किसी शब्द का लिंग हमको बताना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा, प्रत्येक बच्चा ही शब्द का प्रयोग होगा। आप प्रत्येक एक शब्द का, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ बच्चे बहुवचन का प्रयोग हमेशा गलत माना जाएगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो जैसे अभी आपने लिंग शब्द का प्रयोग, लिंग जानने के लिए शब्द का वाक्य में प्रयोग किया था, वाक्य में प्रयोग किया था आपने, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका असर क्रिया पर आपने देखा था। तो हुआ क्या था, तो हुआ ये था प्यारे कि वहां पर आपको तुरंत पता लग जा रहा था कि एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे आप यहीं पर एक दो का उदाहरण लेकर के देख लो। जैसे सोने का उदाहरण ले लेते हैं, और पीतल का उदाहरण ले लेते हैं, और जैसे रांगे का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, इन तीनों के उदाहरण ले लेते हैं जिससे हमारे मूवी बन जाएंगे। इनका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। तो आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, क्या लिखेंगे, आजकल तेरे मेरे चर्चे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ठीक। अरे ये क्या बोल दिया, आजकल सोना लगातार महंगा होता जा रहा है, लगातार महंगा होता जा रहा है, होता जा रहा है। आपने नोटिस किया क्या बोला गया हमने यहाँ पर, हमने क्या बोला यहाँ पर, सोना महंगा होता जा रहा है, जा रहा है। तो जा रहा है तो एक वचन की बात यहाँ पर हो रही है। पीतल के बारे में अगर बात करें तो पीतल बहुत चमकती है, इसमें क्या लिखें, ये पीतल बहुत चमकती है, पीतल बहुत चमकती है, पीतल बहुत चमकती है, पीतल बहुत चमकती है। तो पीतल चमकती है ना कि चमकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पीतल क्या हो रही है, पीतल यहाँ पर जो पीतल है वह चमकती है, और चमकती है यानी कि एक के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है। और उसके बाद रांगा, रांगा भी एक धातु होती है। तो रांगा भी ये लिखो कि रांगा
रांगा एक प्रसिद्ध धातु है। ये तो इसमें आपको पता नहीं लगेगा, इसमें क्या लिखे हैं। रांगा बहुत सस्ता होता है, रांगा बहुत सस्ता होता है, ठीक है। रांगा बहुत सस्ता होता है, रांगा बहुत सस्ता होता है। तो होता है, आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर विशेषण से ही पता लग जाएगा। रांगा सस्ता ना कि सस्ते, और रांगा होता है ना, तो दोनों से पता लग रहा है कि एक वचन की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो किसी भी धातु का जो नाम है प्यारे, वो क्या आ जाएगा, वो आपका सदैव एक वचन हो जाएगा। ये तो आपको पता लग गया होगा ना कि क्या हो रहा है। हम्म भाई तुम्हारा ये डाउट जो है, ये पता है देखो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ मुझे। कुछ बच्चे, आप लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, कुछ कुछ एक बच्चे, उनकी उनको डाउट बना रहता है। सच्ची सच्ची बताना, बिल्कुल अलग हट करके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि मैंने क्या बोला था कि पेपर में, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन सब, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, कि पेपर में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितने स्वर आपको बताने हैं, पेपर में स्वरों की संख्या कितनी बतानी है, ये बताओ मुझे। लिखना एक बार, पेपर में स्वरों की संख्या कितनी बतानी है। नहीं, प्रत्येक बच्चों का प्रयोग गलत होगा बेटा। हम्म हाँ, ये मैंने लिखवाई थी लाइन स्पेशल। देखो सबका आंसर 13 आ रहा है, ठीक है, सबका आंसर लगातार 13 आ रहा है। मैंने क्या बोला कि पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 13 बतानी है। क्यों? क्योंकि अब से पहले जो पेपर हुआ है उसमें भर्ती बोर्ड ने 11 और 13 दोनों ऑप्शन दे रखे थे, पर होते कितने हैं, 11 होते हैं सबको पता है, परंतु उन्होंने माना 13, उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है। तो 13 हमको लगा करके आने हैं, क्योंकि अगर इस बार उन्होंने चेंज किया कि भाई आपने पहले 13 मान लिया था, इस बार चेंज किया, तो बिल्कुल फिर सीधा रास्ता है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम फिर से 11 बताएंगे, फिर से उसने 13 मान लिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम सेफ खेल करके चलेंगे। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो 13 बताना है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, ये बात मैंने स्पष्ट वहां पर बताई है, लिखी है प्रॉपर। परंतु जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, अब मैं पूछ रहा हूं स्वरों की संख्या कितनी होती है, अब बताओ मुझे आप। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं पेपर में क्या बताना है, मैं पूछ रहा हूं स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अब मुझे आंसर दो आप। हम्म स्वरों की संख्या कितनी होती है, हाँ लाइन लगा के 11। बिल्कुल, अगर स्वरों की संख्या, अगर स्टैंडर्ड मानक देखा जाए और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार भी देखा जाए, और आज तक जहां भी जिस परीक्षा में आया है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, परंतु मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन भी दिखाया, सारी कंडीशन बताई कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और ये भर्ती बोर्ड ने ऐसा माना है। तो भर्ती बोर्ड पेपर चेक करता है, तो भर्ती बोर्ड पूछे तो 13 बताना है उसको, परंतु वैसे 11 ही होते हैं। ये बात मैंने स्पष्ट लिखवाई है। और इसमें भी आप लोगों को डाउट पड़ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों पड़ रहा है डाउट। ऐसा डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए मेरे भाई, ये मतलब सही नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। अब जिन बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसको भी क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। मूल ये दो ही बातें हैं। उसके बाद चलते हैं, यहां पर आपको लिखना है समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः, क्या लिखना पड़ेगा, ये जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं आपकी, क्या होती हैं बेटे, जो आपकी समूहवाचक संज्ञाएं होती है, समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः, प्रायः मतलब आमतौर पर, अधिकतर, प्रायः यानी कि इनमें कोई अपवाद भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि कोई अपवाद भी इनमें देखने के लिए मिल सकता है। तो समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती है, ठीक है, प्रायः एक वचन होती है, प्रायः एक वचन होती है, या एक वचन में प्रयोग होती है, एक वचन होती है, या लिख लो यहां पर एक वचन में प्रयोग होती है, या इसमें लिख लो एक वचन में, एक वचन में प्रयोग होती है, एक वचन में प्रयोग होती है, एक वचन में प्रयोग होती है। यह बात आपको जाननी और समझनी चाहिए। जैसे इसमें समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण आपके द्वारा देख लिए जाएं, तो उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। क्या? तो आप इसमें सेना ले लो, ये सेना चल रही है ना, कक्षा चल रही है,
है ना, भीड़ आ रही है, क्या लिखा जाएगा, भीड़ आ रही है, सभा लग रही है, संसद सदन में उपस्थित है ना, संसद संसद चल रही है, ऐसे आप कह सकते हो। जैसे आप इसमें क्या लिख सकते हो कि परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, आदि आदि। ठीक है, तमाम मैंने आपको बात चीजें बताई, है ना। दल टूट रहा है, दल टूट रहा है, जैसे इसमें आप लिखो परिषद बैठी है ना, परिषद बैठी है, तो आदि आदि। तो आप इनको तमाम को देखने का प्रयास करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक वचन होती है या एक वचन में प्रयोग होती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आपको जाननी चाहिए कि जितनी भी हमारी समूहवाचक संज्ञाएं हैं, हाँ, वो लिंग अलग होता है बाबू, लिंग अलग बात है, लिंग तो अलग अलग आप देख सकते हो। हाँ, धातुएं वो, यहाँ लिंग को मिक्स मत करो, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ही समझो और देखने का प्रयास करते रहो मेरे भाई। चलो, उसके बाद यहाँ पर देखें 11 और 13 दिए, तब भी 13 ही करना है। अभी मैं संभवतः आज मेरी एक वो यूपीएसआई वाला जो मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, मूल विधि वाला है, वो हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद अभी इसी सप्ताह हमारी 2828 भी पूरी हो जाएगी, तो 2 क्लास मेरी पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपके लिए आने वाले शनिवार को पूरी कोशिश करूंगा कि हमने जितने चैप्टर पीछे करे हैं उनके प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू कर दें, ठीक है, और वो यूट्यूब पर कराएंगे इसी टाइम पे, तो आपको अच्छा लगेगा, उसमें मजा आएगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, जब हम समूहवाचक संज्ञाओं की बात करते हैं तो यहीं पर हम द्रव्यवाचक संज्ञाओं की बात कर लेते हैं। किनकी? द्रव्यवाचक संज्ञाओं की। किनकी? द्रव्यवाचक संज्ञाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, आप में से कोई कह रहा था ना, बजरंग दल कह रहा था कि सर जैसे आपने टिड्डी के सामने दल लगाया बजरंग दल, तो आप यहाँ पर देखो टिड्डी एक है, टिड्डी बहुवचन एक वचन है, और जैसे ही आपने दल लगाया तो बहुवचन है, पर बजरंग क्या एक है और दल, कोई सेंस नहीं बनती है। अगर आप यहाँ पर लगाते हो राजनीतिक या राजनैतिक, तो राजनैतिक कोई एक वचन थोड़ी, शब्द को बहुवचन बनाना है ना। आप सोचो, इस बात को समझने का प्रयास करो। तो आपने 2 शब्द मुझे लिखे थे, संभवतः किसी ने डाउट में भी लिखे थे, तो इसमें ये बात है, आप देखो क्या आप वहां से दल शब्द हटाते हो तो दल शब्द लगा करके क्या आप उनका बहुवचन बना पा रहे हो? वहां पर तो मूल शब्द ही नहीं है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बजरंग दल, पागल हो गए क्या तुम? बजरंग दल तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या है मेरे भाई? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये सदैव एक वचन होती है। क्या होती है? सदैव एक वचन होती है। इसमें आपको लिखना है, क्योंकि संज्ञाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा। सदैव एक वचन होती है, सदैव एक वचन होती है, यह बात आपको जाननी है, यह बात आपको समझ लेनी है। सदा एक वचन में ही ये प्रयोग होती हुई दिखाई देंगी। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण में तमाम चीजें आपके द्वारा ली जा सकती हैं। जैसे पानी, तो पानी तो हमने देखा भी है कि एक वचन में प्रयोग होता है, ये सदैव एक वचन में है। उसके बाद जैसे दही शब्द है ना, पानी, पानी जो है वो सदैव एक वचन की श्रेणी में भी चला जाएगा। सदैव एक वचन तो देख सकते हैं आप, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी बन जाएगा कि एक वचन और बहुवचन भी अगर प्रयोग करना हो तो उस तरह से भी चीजें चल जाएंगी। तो दही है, तो दही हमेशा खट्टा होता है, दही खट्टे नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो दही शब्द आ गया हमारा। जैसे घी शब्द आ गया हमारा, जैसे दूध शब्द हमारा आ गया, जैसे दूध शब्द आ गया, जैसे लस्सी आ गया हमारा, लस्सी हो सकता है, जैसे छाछ हो सकता है ना, जैसे हमारा कोयला हो सकता है, कोयला, कोयला, कोयला शब्द हो सकता है, जैसे पेट्रोल शब्द हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, जैसे तेल शब्द हो सकता है, तो आदि आदि शब्द। तो ये शब्द क्या है? ये सब आप देखो, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हमारे द्वारा पढ़ी गई थी कि जिनको हम माप तौल सकते हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छे जानी थी, ये बात बहुत अच्छे समझी थी। तो ये सब की सब जो है ये सदैव एक वचन होती है, इस बात का ध्यान रखना है। इनका बहुवचन में कभी भी प्रयोग देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे इसमें तमाम द्रव्यवाचक संज्ञाएं आपकी हो सकती हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने जा रहा हूं कि आदर देने के लिए भी क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आपके पिताजी हैं, अब जैसे आपके पापा हैं, तो जैसे वो काम से आए, आप बैठे पढ़ रहे हो, आप बैठे पढ़ रहे हो, तो जैसे ही वो घर आते हैं तो आप क्या बोलते हो? अरे मम्मी पापा आ गया,
अगर ऐसे बोलोगे अरे मम्मी पापा आ गया, तो ये वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा बोला जाता है, आकार बहुला है, कौरवी है जो मैंने बोला है। अब आप उधर भी बोले ए मम्मी पापा आ गया, तो आ गया। अब होना तो यही चाहिए कि पापा तो एक है, क्या है, पापा तो एक है। होना क्या चाहिए कि पापा तो एक है, एक वचन में है, तो आ गया ही बोला जाता। परंतु आप जैसे इस बात को बोलोगे तो पता नहीं थप्पड़ कहां से आकर के आपके मुंह पर सन्न से लगेगा और गाल चमक जाएगा, एकदम चांदना हो जाएगा भाई साहब एकदम। भी मम्मी पापा आ गए, आप पटाख लगेगा एकदम, तभी से नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बोलना पड़ेगा अरे मम्मी पापा आ गए, तो आपको लगेगा भाई अब पापा आ गए। अब किसी को अगर बिल्कुल ज्ञान ना हो तो सोचेगा भाई इसके कितने बाप हैं, इसके कितने पिताजी हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। पर इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। इसलिए हमेशा शब्दों का अर्थ ऐसे ही नहीं निकाल देना चाहिए। हमारे देश में आपने देखा होगा कि कोई सही बात भी बोलता हो तो लोग उसकी बात का गलत अर्थ निकालते, क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव है, मूर्ख है, शिक्षा का नितांत अभाव है। उस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, किस मायने में वो प्रयोग होता है, क्या उसके बारे में सिद्धांत है, क्या व्याकरण कहती है, क्या गुरुओं ने उसके बारे में बताया है, क्या गुरु परंपरा से वो बात चली आ रही है, उसके अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए अध्ययन मरणोपरांत है ना, मरने तक, उपरांत नहीं, मरने की बात तो कैसे है, मृत्यु पर्यंत अध्ययन करना चाहिए। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती उस दिन भी कुछ ना कुछ पढ़ करके मरना है। ये सोच करके जो जीवन में रहता है उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखें। पढ़ें, आप कुछ ही पढ़ें जो आपको पढ़ना है। आप विज्ञान पढ़ें, आप टेक्नोलॉजी पढ़ें, आप सोशलिज्म पढ़ें, आप साहित्य पढ़ें, आप काव्य पढ़ें, आप गद्य पढ़ें, आप संस्कृत पढ़ें, आप अंग्रेजी पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, आप मैथ्स पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, पर आपको पढ़ना जरूर है जिस अंतिम दिन तक। और पढ़ना कैसा है, जिससे आपकी नॉलेज गेन होती है। अध्यात्म पढ़ें आप, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आपको लिख लेना है, एक पॉइंट आपको समझ लेना है कि कितने पॉइंट हो गए हमारे, 7 हो गए। 8वां पॉइंट, आदर प्रकट करने के लिए, आदर मतलब इज्जत प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन के स्थान पर, एक वचन के स्थान पर आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। किसका? बहुवचन का, बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, आदर प्रकट करने के स्थान पर, है ना, बहुवचन का प्रयोग होता है। यह बात आप ध्यान रखें और समझ करके चलें। तो जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण आप देखो, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लेता हूँ। तो जैसे अभी मैं कहने लगूं यहाँ पर, जैसे मैं अभी यहाँ पर कहने लगूं कि महाराणा प्रताप, है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ महाराणा प्रताप वीर था, तो ऐसा आधों के तो दिमाग खराब हो गए होंगे, आधे के मैक्सिमम के दिमाग, मास्टर जी तरह से मोहब्बत खत्म हो जाएगी भाई। हाँ, आज तक अभी मैं जितनी 10-15 दिन, कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए होंगे। तो 15 दिनों में जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे बनाई है, तुम एक इस शब्द पे मेरी मोहब्बत खत्म कर दोगे। तू कैसे बोल रहा है भाई, हमारे वीर शिरोमणि? बिल्कुल भाई, हमारे वीर शिरोमणि है। तो आपने क्या बोला, हमारे वीर शिरोमणि है, तो आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि देखो, है तो महाराणा प्रताप एक, महाराणा प्रताप क्या है, एक की संख्या में है। तो ऐसे तो सही प्रयोग क्या होना चाहिए, महाराणा प्रताप वीर था, यही प्रयोग होना चाहिए। परंतु यहां पर ये प्रयोग जो है ये अनुचित माना जाएगा। यहां पर उचित प्रयोग क्या माना जाएगा, महाराणा प्रताप वीर थे। तो एक वचन का प्रयोग ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। किसका होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम उनके प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके प्रति हम लोग आदर प्रकट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे हम दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो इसमें हम यहाँ पर लिखें छत्रपति, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी निडर था। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं निडर था, ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ भाई साहब, तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी है मास्टर जी हमसे, मास्टर जी भी नहीं, मेरी भी इज्जत खत्म, मास्टर तेरी भी इज्जत खत्म है आज से।
तो अब देखो मूल सिद्धांत क्या कहता है। मूल सिद्धांत कहता है कि शिवाजी नाम से एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, एक ही तो व्यक्ति है, तो उसके बारे में उनके बारे में यहाँ पर था जो है वो यही लिखा जाना चाहिए, एक है। परंतु हम आदर प्रकट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक वचन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे थे। तो हमारे द्वारा यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको जाननी है। ठीक, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट आपको कि आदर जहां पर देना होता है वहां पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। और जैसे आप लिखने लगो, जैसे आप लिखने लगो कि एक मतलब गैंगस्टर शब्द का इस्तेमाल होता है। गैंगस्टर मतलब बड़े नामी गिरामी जो हैं। अब सपोज करो एक व्यक्ति है जिनका सरनेम जो है बिश्नोई है, ठीक है, आपको पता है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, तो बड़ा प्रसिद्ध नाम है, बड़ा प्रसिद्ध जाना पहचाना चेहरा है। तो अगर वह व्यक्ति आपके सामने आ जाए और आपको क्या बोलना पड़े कि कौन आ गया है, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, आप कहोगे लॉरेंस बिश्नोई आ गया है। आप क्या बोलोगे? लॉरेंस बिश्नोई जी आ गए हैं, या आप बोलोगे लॉरेंस बिश्नोई आ गए हैं, जबकि है तो एक ही व्यक्ति। तो आपको बोलना क्या पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा आ गए हैं। तो डर में भी है ना, भय भी नहीं हुई ना प्रीति। तो आदर जो होता है वो दो ही तरह से होता है, या तो धनवान आदमी का या शक्तिमान आदमी का। ये बात ध्यान रखें आप हमेशा बात। तो इनका आदर क्यों हो रहा है? महाराणा प्रताप शिवाजी का आदर, शक्तिमान। शक्तिमान हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपनी इज्जत कराना चाहते हो तो आपको धनवान और शक्तिमान दोनों बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। एक तरह से आपका आदर और भी हो सकता है, जो सर्वोच्च है इन दोनों में भी, ज्ञानवान। परंतु ज्ञानवानों को जो आदर मिलता है वो आदमी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देता है, पर धनवान को और शक्तिमान को तो आदर देना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखते हैं। राजा, मान लिया आप किसी राजा के राज्य में रहते हो और उसका लड़का आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? राजा का लड़का आ गया है, आप ऐसे बोलोगे? राजा का लड़का आ गया है, उसी के सामने बोलो। और वहां ऐसे नहीं बोला जाता है, वहां बोलोगे ये वीर शिरोमणि, है ना, वीर शिरोमणि और मेवाड़ कुलभूषण, ऐसे कर करके बोलोगे, पूरे विशेषण लगा लगा करके बोलोगे। मेवाड़ कुलभूषण, महाराणा, इनके पुत्र, ना कि इनका पुत्र। क्या बोलोगे? इनके पुत्र। और लड़का भी नहीं बोलोगे, लड़के बोलोगे। और आ गया है नहीं बोलोगे, आ गए हैं। और यहां पर है तो तुरंत ही आ जाएगा। तो राजा के लड़के आ गए हैं, राजा के लड़के आ गए हैं, इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा और इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो आदर प्रकट करने के लिए हम क्या काम करते हैं? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। राजा के बड़े बेटे आए हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। किसने बोला है? पवन ने, हाँ, सौरभ ने बोला है। हाँ, बताओ, तुम सब करो, समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बताइए। अब आगे चलते हैं अगले पे। अब देखते हैं बड़प्पन दर्शाने के लिए, जब कोई आदमी बड़प्पन दर्शाता है स्वयं का या हम दूसरे का बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, तब भी हम वहां पर एक वचन के स्थान पर, हाँ बताइए। बहुत शानदार मेरे भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। अब 9वां पॉइंट लिखो, 9वां पॉइंट मेरे साथ में यहां पर लिखो आप लोग। 9वां पॉइंट क्या कहता है? 9वां पॉइंट क्या कहता है कि बड़प्पन दर्शाने के लिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा? बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम, क्या लिखा जाएगा? बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर हम, मैं के स्थान पर हम, मैं के स्थान पर हम, और वह के स्थान पर वे, वह के स्थान पर, वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है।
का प्रयोग होता है। मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो मैं जो है वो एक वचन है, वह जो है वो एक वचन है, जबकि हम और वे जो है यह बहुवचन है। तो इसको आप ध्यान रखें कि बड़प्पन दर्शाने के लिए इसके स्थान मैं के स्थान पर हम और वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। यह बात आपको जाननी चाहिए और यह बात समझनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे पूर्वांचल जो क्षेत्र है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर स्थिति क्या बनती है कि आदमी अपने आप को बुलाने के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक टेंडेंसी भी रहती है, परंतु ये तो है टेंडेंसी, वहां पर क्षेत्र में बोलते हैं अपने आप को कि हम आ रहे हैं, तो एक टेंडेंसी बनी हुई है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, कुछ लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी में चलते हैं अपने ही, और अपनी खनक में चलते हैं, ठनक में चलते हैं कि हम आ रहे हैं। अब देखो, हम जो शब्द है वो तो बहुवचन में प्रयोग होता है आपका, ये एक से ज्यादा है तो कलेक्शन बना हुआ तो हम आ रहे हैं, परंतु हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं मतलब कि राजाओं के खानदान से कोई आ रहा है, हम आ रहे हैं, ये बात ध्यान, हम आ रहे हैं। तो ये वो ऐसा क्यों करना चाहता है व्यक्ति, वह अपना रौब जमाना चाहता है। वह क्या करना चाहता है, वह रौब जमाना चाहता है और अपने बड़प्पन को दिखाना चाहता है। जैसे उदाहरण के आप तौर पर देखो यहाँ पर, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो कि रमेश ने नौकर से कहा, रमेश ने नौकर से कहा, रमेश ने नौकर से कहा खाना तैयार रखो हम आ रहे हैं। खाना तैयार रखो, खाना तैयार रखो, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब कोई सोचा है नौकर पहली बार का होगा, नौकर पहली बार का होगा, उसको पता है मालिक टाइट है और बोल दे हम आ रहे हैं, तो 2-4 आदमी का खाना बना लेगा। आके देखा मालिक अकेला है, अरे क्या किया था, ये 4 आदमी का खाना क्यों बनाया है? बोलेगा मालिक आपने कहा था कि हम आ रहे हैं। हम का मतलब मैं हूं, बेवकूफ। तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति क्यों कर रहा है, ऐसा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। तो ये क्या है, ये विशुद्ध अहंकार है, ये विशुद्ध अहंकार है। तो अहंकार कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर ऐसा लगता होगा, आपको भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, जैसे नौकरी लग जाएगी, पुलिस में कांस्टेबल हो जाएंगे, वो अपने आप को 30 मार खान समझने लगेंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं है। और पुलिस कांस्टेबल की एक आदत होती है कि वो उनके पास कोई भी आता है, विशेषकर अगर कोई गरीब दबा कुचला व्यक्ति आता है जिसको मदद की जरूरत है, वो आकर कुछ कहेगा, उसको तवाक से रैपट मार देंगे एकदम से। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो मानो आपने अपने अपने संस्कारों की आत्महत्या कर दी, आपने अपने इंसानियत की आत्महत्या कर दी है। थप्पड़ तो आपको अपराधी पर वैसे तो चलना नहीं चाहिए, अपराधी पर आप उठा सकते हो, उसको उगलवाना है, अधिकारी कहते हैं, वो बात ठीक है। परंतु अगर आपके थाने में कोई आ रहा है, जरूरतमंद है, तो मुस्कुरा करके उससे बात करें, आइए माता जी, आइए मैं क्या मदद करवाऊँ आपकी, ये बात है। उसको देखो, जो भी उसकी सदर प्यार से बोलो, उसका दर्द आधा खत्म हो जाएगा। गुड पुलिसिंग आपको करनी चाहिए। तो अहंकार, अहंकार के बारे में एक बात है, एक बहुत सुंदर किसने बात कही है, आप हम तो क्या बड़े बन पाएंगे, कितने बड़े बन पाएंगे हम लोग, हो सकता है हम करोड़ों रुपए कमा लें, कुछ हमारा नाम हो जाए, परंतु आप देखो कि ऐसे ऐसे भी सुल्तान रहे हैं जिनका पूरे भारत पर एक छत्र शासन रहा। ऐसे ऐसे पूरे आज भी ऐसी सत्ता है कि भाई पूरे विश्व पर उनकी धाक चलती है। परंतु आप ध्यान से सुनो, किसने एक बात बहुत खास बोली कि एक वक्त था जब उनकी सदाओं से गूंजते थे आसमां। ठीक है, राजा महाराजा बादशाह, तो एक वक्त था जब उनकी सदाओं से मतलब उनके जय जयकारों से आसमां गूंजा, बादशाह सलामत की जय हो, जय हो, राजा महाराजा की जय हो। ऐसा एक समय था, एक वक्त था जब उनकी सदाओं से राजा महाराजा की जय हो। ऐसा एक समय था, एक वक्त था जब उनकी सदाओं से गूंजते थे आसमां, दफन आज कब्र में है, दफन आज कब्र में है, हूं ना हाँ कुछ भी नहीं। जो अहंकारी होता है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप जैसे बोल राजा जी ये बात, ऐसे अहंकारी ऐसे करता है, हमेशा ध्यान रखना, ये पहचान होती है, पहचान होती है, ऐसे झटका लेता, लड़कियां भी करती हैं, ऐसे घुमाती है मुंह को, देखो कैसे घुमाती है, अरे अरे बेबी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुमसे बात करो, ऐसे ये मुंह इधर उधर जाता है,
तो ये अहंकार की पहचान होती है। तो एक वक्त था जब उनके सदाओं से गूंजते थे आसमां, दफन आज कब्र में है, हूं नहा कुछ भी नहीं। तो अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए। जितने विनम्र हो जाओगे उतना ज्यादा आपको याद रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखो। और उसके बाद अगर हम दूसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ें और देखने का प्रयास करें, तो इसको आप बहुत गंभीरता से देखें। आज पिताजी गुस्सा हैं। सीधे इस बात को लिखो, आज पिताजी गुस्सा हैं। आज पिताजी गुस्सा हैं। आज पिताजी गुस्सा हैं। वे आते ही बेल्ट से मुझे मारेंगे। वे आते ही बेल्ट से मुझे मारेंगे। वे आते ही बेल्ट से मुझे मारेंगे। और एक बात है, ऐसी स्थिति रह जाती है कि पिता को, अब पिता जो है, देखो यहाँ पर, अब पिता जो है वो एक है, परंतु आप उसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हो, वे। जबकि प्रयोग क्या होना चाहिए, वह, परंतु वह का प्रयोग नहीं हो रहा है, वे हो रहा है, क्योंकि बड़प्पन आप दिखाना चाह रहे हो। और आज तो वैसे ही बेल्ट बजेगी भाई साहब। ऐसा होता है भाई साहब, किसी किसी के पिताजी रहते हैं ऐसे, आपके भी अनुभव रहे होंगे। भाई आओ देखना ताओ, और बस तपाक से रहपट लगा, और तपाक से कहीं है, हाँ, तो तपाक से रहपट लगा और तपाक से बेल्ट सट से लगती। हम, मेरे को तो एक बार मार पड़ी थी बचपन में, और उसके बाद मार नहीं पड़ी। हाँ, उसके बाद मार नहीं पड़ी बिल्कुल भी। एक ही बार में बुद्धि ठीक हो गई। पर तुम में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी कुटाई अब तक चल रही होगी, या अब से कुछ समय पहले तक चल रही होगी। तो स्थिति क्या बनती है कि आप अपने पिताजी को, आज ये पता लग रहा है कि वो आज बेल्ट से तुम्हें कूटेंगे, पर आप कह रहे हो मारेंगे, ना कि आज मेरा बापू मैंने मारेगा। तो भाई मारेगा नहीं, मारेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बड़प्पन दिखाने के लिए और उसके लिए बहुवचन का आपका प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, बड़ा खतरनाक रहता है माहौल भाई, बहुत खतरनाक माहौल रहता है। हाँ, पर ऐसा होता है कई बार कि जैसे पिताजी ने कूट दिया तो दिमाग खराब हो जाता है कुछ लोगों का। मेरा भाई, पहले तो है कि आज पिताजी बेल्ट से मारेंगे, पर दिमाग खराब हो जाता तो कहता है यार इसका यही काम है, ये मारता ही रहता है हमेशा। ऐसा भी होता है, ये मारता ही रहता है हमेशा। एक और कुछ कुछ ऐसा भी रहता है, बच्चे छोटे, मैं बड़ा हो जाऊंगा तुझे कूटूंगा, देख लेना चाहे तो, वो भोलेपन में कह देते, छोटे बच्चे कह देते हैं ऐसा। चलिए बताइए, ये क्लियर हो गया? और एक लास्ट पॉइंट मुझे आपको बताना है, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल से हम कारकों को पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा आपको। चलो, बहुत अच्छे समझ गए, बहुत शानदार मेरे बाबू, बहुत शानदार। और अंतिम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर कि संबंधों के नाम, रिश्तों के नाम, जो भी रिश्ते होते हैं वो प्रायः एक वचन रहते हैं आपके। हम्म हाँ बाबू, ये एक क्वेश्चन तुम में से कुछ लोग पूछ रहे हैं और उसमें डाउट ग्रुप में भी डालते हैं, और वो पुरानी किसी किताब का फोटो डालते हैं। ये गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है या कहा गया, तो उसमें जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कुछ एक दो पुस्तक में लिखा हुआ है, वो गलत है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक सही है। जो मैं बताता हूँ आप यकीन मानिए, मैं बहुत रिसर्च करके बैठता हूँ हमेशा, और हर एक चीज आपको पढ़ाने से पहले मैं हमेशा पढ़ता हूँ। यद्यपि टॉपिक कम से कम मैंने 20, 30, 40 बार ना पढ़ा दी हो सकता है, मुझे पता नहीं कितनी बार मैंने अब तक पढ़ाए हैं ये सिंगल टॉपिक। और फिर भी मैं इनको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे बेहतर से बेहतर चीजें आपके समक्ष पेश आ सकें। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, 10वां पॉइंट है कि संबंध बताने वाले शब्द। क्या करने वाले? संबंध बताने वाले शब्द। संबंध बताने वाले शब्द। संबंध बताने वाले शब्द। संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, जैसे आपके दादा, बाबा इत्यादि। तो संबंध बताने वाले शब्द सदैव एक वचन होते हैं। सदैव एक वचन। सदैव एक वचन होते हैं। सदैव एक वचन होते हैं। संबंध बताने वाले शब्द सदैव एक वचन आपके होते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, संबंध बताने वाले शब्दों का उदाहरण, तो आप बोलो जैसे क्या क्या शब्द हो सकता है आपका? चाचा। जैसे आप लिखो यहां पर चाचा, चाचा, तो आप इसमें आप चाचू, ये चाचू कुछ नहीं होता है ना। जैसे जीजा को जीजू कहना, जीजू, है ना। जैसे
बाबा को बाबू कह के देखो एक बार। ये बाबा है, जैसे चाचा को चाचू बोल रहे हो, जीजा को जीजू बोल रहे हो, ऐसे बाबा को एक बार बाबू कह के देखो, बाबू। ओ भाई साहब, बाबा उठा के मारेगा ये वाली छड़ी। ये देखिए छड़ी, ये वाली, ये ये छड़ी देखिए, ये वाली। ऐसी छड़ी रखते हैं बाबा, दादा ऐसी छड़ी रखते हैं। तो बोलते हैं दादू। दादू क्या होता है भाई? दादू दयाल के बारे में बात कर रहे हो क्या? दादू तो नाम है। ये वाली छड़ी से ऐसे खींचेगा बाबा, पलट के पट्ट मारेगा, एकदम आवाज निकलेगी जबरदस्त तरीके से। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे चाचा शब्द आ गया, जैसे मामा शब्द आ गया, मामा, तो मामे और मामे ऐसे थोड़ी बोला जाता है, मामा ही बोला जाता है। जैसे दादा शब्द बोला जाता है, दादा कोई बाबा कह लो तो बाबा शब्द, ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। और आप बोलोगे सर इनके तो वो होते हैं चाचाओं और मामाओं और दादाओं, तो वो तिर्यक प्रयोग है, वो एक्चुअली में बहुवचन जैसा दिखता है, दिख जाता है, कोई बात नहीं, परंतु वो शुद्ध बहुवचन में नहीं आता। वो कारकों की विभक्तियों के कारण वैसा प्रभाव बन रहा है और उसमें ओ ही आता है, परंतु ये मूलतः एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको करोगे तो इनको क्या है, आपका चाचा, बाबा, मामा, दादा, उसके बाद जामाता, जो जमाई होता है ना, जमाई, उसको जामाता कहा जाता है। तो जामातो, हमारे जामातो आ रहे नहीं, हमारे बाबो आ रहे हैं, मेरे बाबो, ऐसा थोड़ी बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। तो इसमें तमाम शब्द हैं आपके, और इस तरह से आपको समझ लेना है और जान लेना है। ठीक है। इसमें अपवाद की स्थिति भी है, इसमें अपवाद भी है, इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे आप बोलने लगो साड़ा, भाई ये मेरा साड़ा है भाई, नहीं क्या है भाई, मेरा साड़ा है। अब तुम्हारा ब्याह होगा तो क्या होगा, तो साड़े बनेंगे तुम्हारे। तो आपने बोला साला, ठीक है, श्याला, ये शब्द है शालक। क्या है? शालक शब्द था संस्कृत में, वो बदल करके हो गया साला। वो क्या बन गया? साला। साला शब्द आपका बन गया। और क्या रहता है कि जब पूछा जाता है कि ये कौन है, तो शालग्राम होते हैं। आपको अगर पता होगा कि घर में पूजा करने के लिए विष्णु जी का स्वरूप जो होते हैं शालग्राम होते हैं। तो अगर कहीं पे बोलना तो ये मेरा साड़ा है जी, तो भाई कितना अजीब लगता है, ये मेरा साड़ा है। तो ऐसे नहीं बोला जाता है। वहां पर बोलने का तरीका ये है, या तो ये बोलो ये हमारे बच्चों के मामा हैं, तो ये भद्र लगता है, अच्छा लगता है। या मस्ती मजाक में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ये शालग्राम है, तो शालग्राम कहते ही समझ में आ जाता है, अच्छा ये इनके साले साहब हैं, ध्यान रखें। तो आप देखो साला जो शब्द होता है, इसका बहुवचन में प्रयोग होता है। आज मेरा साड़ा आ रहा है और आज मेरे साड़े आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? साड़े। तो यहाँ पर इसका प्रयोग बहुवचन में हो जाता है, साले। जैसे आपका भांजा, जो भांजा होता है, बहन का जो लड़का होता है, बहन का जो बच्चा होता है, वो भांजा होता है। जैसे आपका भतीजा, जैसे क्या होता है? भतीजा। तो भतीजा जो होता है वो भाई का जो लड़का होता है उसको भतीजा कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। और जैसे बेटा शब्द होता है, तो आप देखो इन शब्दों के आपके बहुवचन भी बन जाते हैं, परंतु इनके बहुवचन नहीं बनेंगे। चाचों को ही बनता है क्या? मामो, दादो, जामा तो नहीं बनता है, परंतु साला का साले बन जाता है। क्या बन जाता है? साले बन जाता है। भानजा का भानजे बन जाता है। क्या बन जाता है? भाई हमारे भांजे आ रहे हैं, है ना, हमारे भतीजे आ रहे हैं, भतीजे आ रहे हैं, ठीक है, हमारे बेटे आ रहे हैं, बेटे। तो आदि आदि तरह से चीजें आपकी हो जाती हैं। इस तरह से आपको समझना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो संबंध बताने वाले शब्द प्रायः एक वचन होते हैं, प्रायः एक वचन होते हैं, परंतु इसमें क्या आपको रखना है, यहाँ पर अपवाद के तौर पर ये शब्द आ जाएंगे, साला, भांजा, भतीजा और बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा वचन नामक अध्याय जो है वह पूरा हुआ। और अब हम कल से पढ़ेंगे क्या? हाँ, अच्छा, कोई कह रहा है? हाँ, देखो एक बच्चा लिख रहा है सर आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं। मैं कंफ्यूजन मिटा रहा हूँ, एक एक चीज का, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ मैं आपको। देखो, आपको दिक्कत अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले जो चीजें पढ़ रखी हैं उनको आप मिक्स कर रहे होंगे। देखो, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है और अपने तरीके से वो चीजें बताता है। तो आप मतलब नई चीजों को स्वीकारने का प्रयास करें, ये बिल्कुल अपडेटेड चीजें हैं और इनसे आपका परम कल्याण होगा। देखेंगे आप, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। बताइए।
समझ में आ गई सारी बातें? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार प्यार से स्माइल दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप डाउट ग्रुप में पूछ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं तो पता नहीं लग पाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। ठीक है, मिलते हैं कल। कारक अध्याय है, जरूर उपस्थित होना है हर किसी को। ऐसा नहीं करना कि चैप्टर आप ना देखो, और मजा आ जाएगा कल आपको, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मजा आ जाएगा। जैसे मेरे साथ इन टॉपिक्स में आपको आनंद आया है, और जब आप संधि में जाएंगे, संधि की समस्या सबको बनी हुई होगी। संधि की समस्या एक बार आप मुझसे पढ़िए, मुझे लगते हैं, वैसे तो मुझे 10 दिन लगते हैं संधि को पढ़ाने में, पर मैं इस बार थोड़ा सा टेक्टिक्स का इस्तेमाल करूंगा, जिससे 5 से 6 क्लास में संधि हमारी पूरी हो जाए। परंतु संधि ऐसी समझ में आ जाएगी, जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखते ही पहचान जाओगे। और कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई एक सिंगल ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कॉन्सेप्ट समझेंगे और चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं कारक के साथ, चैप्टर क्लियर मानना आप। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।